नमस्कार साथियों, लेखा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे जो कि गायनेकोलॉजी, न्यूट्रिशन और जेनेटिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है। साथियों, इन गायनेकोलॉजी, न्यूट्रिशन और जेनेटिक्स से संबंधित एवं फार्माकोलॉजी से संबंधित वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूँ। उन सबके आप वीडियो देखकर 1 से 1.5 घंटे के अंदर किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा कर सकते हैं, उसे पूरा रिवाइज कर सकते हैं और अच्छे से याद भी कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल लेखा ज्ञान को जब आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर गायनेकोलॉजी, न्यूट्रिशन, फार्माकोलॉजी और अदर सारे सब्जेक्ट्स के आपको लिंक मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिनसे आप पूरा पेपर को रिवाइज कर सकते हैं। साथियों, ये जो मॉडल टेस्ट पेपर है, इसको सॉल्व करने से पहले आप उनको अच्छे से पढ़ लेंगे, तो उसके पश्चात इस पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा और क्वेश्चन को आप इजीली समझ पाएंगे। साथियों, अगर आप ये ब्लैंक पेपर लेना चाहते हैं अर्थात मॉडल टेस्ट पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप इस मॉडल टेस्ट पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही गायनेकोलॉजी, न्यूट्रिशन, जेनेटिक्स या अदर सब्जेक्ट्स जो भी हैं उन सब के नोट्स को भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के अंत में या बीच में मैं कार्ड्स या लिंक्स आपको शेयर कर दूंगा जिससे आप डायरेक्ट उनको आप देख पाएंगे। साथियों, अगर आप पहले पेपर को डाउनलोड करके फिर सॉल्यूशन देखेंगे या पहले पेपर खुद सोल्व करके फिर सॉल्यूशन करेंगे तो आपको इसको करने में ज़्यादा मज़ा आएगा और आप आपके तैयारी के स्तर को भी जान पाएंगे। तो अपन शुरू करते हैं। इसी बात से हम शुरू करते हैं आज का अपन ये मॉडल टेस्ट पेपर को सोल्व करना। और साथियों, इसी बात पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। सबसे पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं, एनेस्ट्रस के इलाज में उपयोगी है। मिनरल मिक्सचर, कोको टैबलेट, डी वर्मर, उपरोक्त सभी। साथियों, एनेस्ट्रस के अंदर जानवर हीट पे नहीं आता, तो वह बहुत कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से हीट पे ना आए। मिनरल डेफिशिएंसी भी हो सकती है या कॉपर कोबाल्ट की भी डेफिशिएंसी या डी वर्मर के कारण भी ऐसा हो सकता है कि जानवर कमजोर हो। तो ऐसे में आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला हम देखते हैं, एनओवुलेशन तथा डिलेड ओवुलेशन निम्न में से कौन सा हार्मोन उपयोगी है। साथियों, एनओवुलेशन, डिलेड ओवुलेशन मुख्यतः रिपीट ब्रीडिंग के कारण होते हैं, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। ऑप्शन देखते हैं, एफएसएच, एलएच, पीजीएफ2 अल्फा और ऑक्सीटोसिन। साथियों, एनओवुलेशन और डिलेड ओवुलेशन के केस में जो हार्मोन काम करेगा वो है एलएच, जिसकी मार्केट में कोरुलोन के नाम से प्रिपरेशन आती है। ये हार्मोन दिया जाता है तो ये एलएच ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन का सर्च बढ़ाता है। ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन का प्रमुख कार्य है कि वह ओवुलेशन को प्रेरित करता है। निम्न में से गर्भाशय से स्रावित हार्मोन है, तो हम इसके अंदर देखते हैं ऑप्शन दिए हुए हैं, एचसीजी, पीएमएसजी, ऑक्सीटोसिन और पीजीएफ2 अल्फा। साथियों, गर्भाशय से स्रावित होने वाला हार्मोन है पीजीएफ2 अल्फा, प्रोस्टाग्लैंडिन 2 अल्फा। इसके बाद देखते हैं तो ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस से, पीएमएसजी और एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन और प्रेग्नेंट मेयर सीरम सीरम गोनाडोट्रोपिन दोनों हार्मोन जो है वो प्लेसेंटा से स्रावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निम्न में से ल्यूटियोलाइटिक अर्थात सीएल को तोड़ने वाला हार्मोन है। ऑप्शन देखें, एचसीजी, पीएमएसजी, ऑक्सीटोसिन और पीजीएफ2 अल्फा। साथियों, इस प्रश्न का अगर हम जवाब खोजते हैं तो इसका आंसर होता है पीजीएफ2 अल्फा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि पीजीएफ2 अल्फा ल्यूटियोलाइटिक होता है और ये सीएल को तोड़ता है। इससे प्रेग्नेंट जानवर जो होता है उसका टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है और नॉन प्रेग्नेंट जानवर के अंदर हीट आ जाती है, हीट में आ जाता है। जबकि एचसीजी जो है वो एलएच की तरह कार्य करता है और पीएमएसजी जो है वो एफएसएच की तरह कार्य करता है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमें पता है मिल्क लेट डाउन का काम करता है, गर्भाशय को में संकुचन प्रदान करने का कार्य करता है और अन्य कार्य भी करता है जो हम आगे देखेंगे। गर्भाशय को गर्भावस्था को बनाए रखने तथा स्तन ग्रंथियों में वृद्धि को नियंत्रण करने वाला हार्मोन कौन सा है। ईस्ट्रोजन, पीजीएफ2 अल्फा, प्रोजेस्टेरोन और एफएसएच। साथियों, हमने जैसा पहले भी बताया था, पी से प्रेगनेंसी और पी से प्रोजेस्टेरोन याद रखें। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भावस्था को बनाए रखने का कार्य करता है। याद रखें कि स्तन ग्रंथिकाओं के अंदर दो प्रकार की ट्यूबुलर ग्रोथ को ईस्ट्रोजन प्रेरित करता है जबकि एल्वुलर ग्रोथ को प्रोजेस्टेरोन प्रेरित करता है। निम्न में से कौन सा कार्य ऑक्सीटोसिन हार्मोन से संबंधित नहीं है। दूध का उतरना, सर्विक्स का खोलना, गर्भाशय में संकुचन करना और पेल्विक लिगामेंट को ढीला करना। साथियों, इस प्रश्न को अच्छे से देखें तो पेल्विक लिगामेंट को ढीला करना जो कार्य है वो है रिलैक्सिन हार्मोन का। इसलिए इस प्रश्न के अंदर जो आंसर होगा वो ऑप्शन 4 होगा। निम्न में से भेड़ का गर्भकाल है। साथियों, भेड़ का गर्भकाल जो होता है वो लगभग
150 दिन होता है। आगे हम देखें, स्प्लिट स्ट्रेस निम्न में से किसकी विशेषता है। स्प्लिट स्ट्रेस जो है साथियों, घोड़ी के स्ट्रेस की विशेषता है। ये लगभग हमने देखा था कि लगभग 6 से 7 दिन स्ट्रेस चलता है घोड़ी के अंदर। कहीं कहीं बुक्स में 7 से 8 दिन भी लिखा हुआ है। तो ये जो स्ट्रेस होता है वो कुछ दिन रुक के वापस आता है, बीच में गैप्स रहते हैं, इसलिए घोड़ी का स्ट्रेस स्प्लिट स्ट्रेस कहलाता है। निम्न में से एनएफपी के लिए सत्य कथन है। घुलनशील शर्करा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज आदि, सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज, और चौथा ऑप्शन देखें ये कार्बोहाइड्रेट है। साथियों, सत्य कथन नहीं है पूछा है। एग्जाम में हम देखते हैं कि बहुत बार नहीं है वाले प्रश्न आते हैं जो कि गलत हो जाते हैं, इसलिए मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप पहले प्रश्न अगर हिंदी माध्यम वाले हैं तो हिंदी में पढ़ें, फिर अंग्रेजी माध्यम में पढ़ें, और फिर उसके बाद उसको 2 बार पढ़ने के पश्चात फिर ऑप्शन के देखकर सॉल्व करें। नहीं के चूक के कारण बहुत बार हम जल्दी जल्दी में प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम ये देखते हैं घुलनशील शर्करा, तो साथियों एनएफई एक घुलनशील शर्करा है, सही है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, यह भी बिल्कुल सही है, ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ये भी सही है। लेकिन सेलुलोज और हेमीसेलुलोज नहीं है, क्योंकि जो सेलुलोज और हेमीसेलुलोज होते हैं वो क्रूड फाइबर के अंदर आते हैं, हमने अप्रोक्सीमेट एनालिसिस के अंदर देखा। एनएफई जो होता है उसमें हेक्सोज शर्करा इत्यादि आती है जो कि घुलनशील होती है। निम्न में से अप्रोक्सीमेट प्रिंसिपल नहीं है। जल, अमीनो अम्ल, क्रूड फाइबर और कुल राख। साथियों, इसमें हम देखते हैं कि अमीनो अम्ल जो है वो अप्रोक्सीमेट प्रिंसिपल नहीं है, क्योंकि अमीनो अम्ल जो होते हैं वो क्रूड प्रोटीन के रूप में अप्रोक्सीमेट प्रिंसिपल में डिफाइन किए गए हैं। फिश मील, ब्लड मील के लिए सत्य कथन नहीं है। प्राणी जगत से प्राप्त होते हैं, क्रूड प्रोटीन की मात्रा 47% से अधिक है, यह एक प्रकार के कंसंट्रेट है। क्रूड फाइबर की मात्रा 47% से अधिक होती है। साथियों, यहाँ पे भी अगेन आप देखें कि प्रश्न में पूछा है कि नहीं है, तो प्राणी जगत से प्राप्त होता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। क्रूड प्रोटीन की मात्रा 47% से अधिक होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ये एक प्रकार का कंसंट्रेट है, बिल्कुल सही है, क्योंकि कंसंट्रेट वह कहलाते हैं जिसके अंदर 47% से क्रूड प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो 18% से अधिक हो, तो वह कंसंट्रेट कहलाते हैं। और चौथा ऑप्शन देखिए कि क्रूड फाइबर की मात्रा 47% से अधिक होती है। साथियों, क्रूड प्रोटीन की मात्रा अगर 47% से अधिक होगी, क्रूड प्रोटीन की मात्रा अगर 47% से, क्रूड फाइबर की मात्रा 47% से अधिक होगी, तो ऐसे जो प्रोडक्ट है वो रफेज बन जाते हैं। इसलिए ये जो ऑप्शन चौथा है वह आंसर होगा, क्योंकि ये सत्य कथन नहीं है फिश मील के लिए। निम्न में से मैक्रो मिनरल नहीं है। साथियों, मैक्रो मिनरल की अगर हम चर्चा करें तो ऑप्शन देखते हैं पहले कि कैल्शियम, फास्फोरस, तीसरा पोटेशियम और चौथा आयरन। साथियों, मैक्रो मिनरल्स जैसा कि हमने नोट्स के अंदर भी चर्चा करी थी, 7 प्रकार के मैक्रो मिनरल होते हैं और 14 प्रकार के माइक्रो मिनरल्स होते हैं। इन 7 प्रकार के मैक्रो मिनरल के अंदर हम देखें तो कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन और सल्फर, ये 7 प्रकार के मैक्रो मिनरल्स हैं। ये 7 प्रकार के मैक्रो मिनरल्स हैं, जबकि आयरन जो हम देखते हैं ये एक प्रकार का माइक्रो मिनरल्स है, इसलिए आंसर होगा आयरन। रक्त सीरम में कैल्शियम की मात्रा होती है, मिलीग्राम पर 100 ml में बताना है। साथियों, ये बिल्कुल आप याद रखें, ये मात्रा 9 से 12 मिलीग्राम पर ml होती है, 100 पर 100 ml होती है। प्रश्न संख्या 14 देखिए कि कोएंजाइम ए लाइपोइक एसिड, हिपेरिन, थायमिन, विटामिन B1 के निर्माण हेतु आवश्यक तत्व है। साथियों, ये याद रखने वाली बात है कि सल्फर इन सभी के अंदर उपस्थित होता है। हिपेरिन लाइपोइक एसिड को एंजाइम में। बल्बरी हेड हार्ट डिजीज निम्न में से किसकी कमी से होता है। साथियों, ये इसका आंसर होगा विटामिन ई। जीरोथैलेमा रोग किसकी कमी से होता है। तो जीरोथैलेमा रोग हम देखें तो यह होता है विटामिन ए की कमी से। साथियों, विटामिन और मिनरल्स के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए हमेशा याद रखें, इनका तुलनात्मक रूप से याद रखें कि किसकी कमी से कौन सा रोग होता है। पॉलीन्यूराइटिस बीमारी की कमी से रोग होने वाला रोग है, तो वो उसका आंसर यहाँ पे हम देखते हैं कि विटामिन B1, विटामिन 6, विटामिन एच और कॉलिन। साथियों, B1 की कमी से पॉलीन्यूराइटिस होता है, क्योंकि B1 जो एंजाइम होता है, विटामिन होता है, वो नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने का मुख्य लिए काम करता है। तो पॉलीन्यूराइटिस एक नर्वाइड डिजीज है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से आरबीसी के निर्माण में उपयोगी अवयव है। विटामिन B12, विटामिन B6, फॉलिक एसिड और उपरोक्त सभी। साथियों, यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए वह है उपरोक्त सभी, क्योंकि B6, फॉलिक एसिड और B12
इन तीनों का रोल जो होता है आरबीसी के निर्माण में होता है। फोलिक एसिड की कमी से या B6 की कमी से या B12 की कमी से हम जानते हैं कि एनीमिया हो जाता है। फोलिक एसिड की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और B12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया और B6 की कमी से सिंपल एनीमिया हो जाता है। अगला हम देखें ग्लूकोसिनोलेट पोषण विरोधी कारक निम्न में से पाया जाता है। पोषण विरोधी कारक एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर जिसकी हम बात करते हैं तो ऑप्शन देखें अलसी, क्रूसीफेरी पादप, कपास और उपरोक्त सभी। साथियों प्रश्न का एनालिसिस अपन करते हैं तो इसका आंसर आएगा क्रूसीफेरी पादप जिसके अंदर ग्लूकोसिनोलेट पाया जाता है जिसके कारण थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है शरीर में। ये थायराइड हार्मोन को रोक देते हैं काम करने से जिससे गॉइटर रोग हो जाता है। रिसिन पोषण विरोधी कारक पाया जाता है। रिसिन एक पोषण विरोधी कारक है जो कि एक प्रकार का लेक्टिन होता है और ऑप्शन अगर हम देखें तो इसका सोयाबीन, अरंडी के बीज, कपास और क्रूसीफेरी पादप। तो आंसर इसका होगा अरंडी के बीज के अंदर रिसिन पाया जाता है जो कि एक प्रकार का लेक्टिन होता है जो कि हीमोग्लोबिन करने का काम करता है। बाकी हम सोयाबीन की देखें तो इसमें सपोनिन्स पाए जाते हैं, कपास के अंदर कोसिपॉल एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर और क्रूसीफेरी पादप के अंदर ग्लूकोसिनोलेट्स पाए जाते हैं। तर्क तत्वों के निर्माण को रोकता है। साथियों ऑप्शन अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन साइनाइड, पायरेथिन, साइटोकाइनिन और कोल्चिसिन। तो इसका हम आंसर देखें तो इसका आंसर होता है कोल्चिसिन। कोल्चिसिन जो होता है वो तर्क तत्वों के निर्माण को रोकता है। आगे हम देखें स्पिंडल फाइबर निम्न में से किस प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो ट्यूबुलिन प्रोटीन के निर्माण से बनते हैं जबकि फाइब्रिन प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने के लिए, फ्लैजेलन प्रोटीन फ्लैजिन के निर्माण में और एक्टिन प्रोटीन जो होती है वो मसल्स के निर्माण के अंदर उपयोगी होती है। सेंट्रोमियर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो क्रोमोसोम में, सीलिया एंड फ्लैजेला में, राइबोसोम में और चौथा सेंट्रोसोम में। तो आंसर होगा इसका क्रोमोसोम के अंदर सेंट्रोमियर पाए जाते हैं जो कि दो क्रोमेटिड को जोड़ने का काम करते हैं। क्रोमोसोम की गिनती सबसे अच्छे तरीके से किस अवस्था में की जा सकती है। ऑप्शन देखें टीलोफेज, मेटाफेज, लेट एनाफेज और लेट प्रोफेज। साथियों सबसे अच्छे जो क्रोमोसोम दिखते हैं वो मेटाफेज में दिखते हैं। जब वह एक मेटाफेजिक प्लेट पे जमे होते हैं तब इनकी गिनती आसानी से की जा सकती है क्योंकि ये एक दूसरे के जोड़े के रूप में भी मिलते हैं। मियोसिस फर्स्ट में गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है दुगुनी, आधी, तीन गुनी और चार गुनी। साथियों मियोसिस फर्स्ट जो होता है एक प्रकार का रिडक्शनल डिवीजन है अर्थात उसके अंदर गुणसूत्रों के सेट की संख्या कम हो जाती है। उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या जो 2n होती है वो इसकी एनाफेज अवस्था के अंदर आधी रह जाती है। इसलिए गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है इसलिए ऑप्शन 2 सही होगा। गुणसूत्रों का अगुणित सेट जो कि किसी जीव में मिलता है कहलाता है। साथियों हमने पढ़ा था कि गुणसूत्र का जो अगुणित सेट होता है वो जो जीन में किसी पर्टिकुलर जीव में मिलता है वह जो है वो जीनोम कहलाता है। फिनोटाइप और जीनोटाइप हम देखते हैं। फिनोटाइप लक्षण प्रारूप होता है जबकि जीनोटाइप उसकी जीनीय संरचना का प्रारूप होता है। जेनेटिक सिस्टम से इस प्रश्न का कोई मतलब नहीं है। आगे हम देखें सिनेप्सिस की क्रिया का संबंध है तो ऑप्शन देखते हैं डिप्लोटीन, पैकेटीन, लेप्टोटीन और जाइगोटीन। साथियों ये सभी म्यूसिस फर्स्ट की प्रोफेज अवस्था का वर्णन है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहली जो अवस्था होती है वो लेप्टोटीन होती है और लेप्टोटीन के अंदर हमें बुके स्टेज देखने को मिलती है। इसके बाद जो होती है जाइगोटीन स्टेज होती है जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो इस प्रश्न का भी जवाब होगा दैट इज सिनेप्सिस देखने को मिलता है। पैकेटीन अवस्था के अंदर हमने देखा था क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलते हैं जबकि डिप्लोटीन अवस्था के अंदर जो है वो कियासमेटा देखने को मिलते हैं। कियासमेटा देखने को मिलता है। अगला प्रश्न हम सोल्व करते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं तो दो सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से निम्न माध्यम से जुड़े रहते हैं। दो सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से कैसे जुड़े रहते हैं ऑप्शन देखते हैं तो क्रोमोसेंटर, क्रोमेटिड, स्पिंडल फाइबर और सेंट्रोमियर। साथियों दो क्रोमेटिड जो जुड़े रहते हैं वो सेंट्रोमियर के माध्यम से जुड़े रहते हैं और सेंट्रोमियर के अंदर विभाजन होता है। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है। अर्धसूत्री विभाजन में सेंट्रोमियर विभाजित होता है प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज सेकेंड। साथियों इस प्रश्न का एनालिसिस करते हैं तो हम पाते हैं कि इसका आंसर होगा एनाफेज सेकेंड क्योंकि एनाफेज फर्स्ट जो होता है उसके अंदर विभाजन नहीं होता क्योंकि उसके अंदर बायवेलेंट्स के निर्माण होते हैं और वो एक दूसरे के ध्रुवों पर चल जाते हैं जो कि बायवेलेंट जो है एनाफेज सेकेंड में आने के पश्चात सेंट्रोमियर विभाजित हो जाते हैं।
एक कोशिका से 128 कोशिकाओं के निर्माण में कितने समसूत्री विभाजन होंगे? साथियों, ऑप्शन देखें तो 7, 14, 16 और 32 दिया हुआ है। हम ये जानते हैं कि साथियों 32 जो होते हैं वो 32, इसके अंदर जो हम ऑप्शन अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये पूछता है कि कुल कितने समसूत्री विभाजन है। तो इसको हम कैलकुलेट करके देखें तो इस तरह से करेंगे कि पहले एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनेगी, 2 से 4 और 4 से 8, 8 से 16 और 16 से 32 और 32 से 64 और 128 बनेंगे। तो इनके अंदर कुल कितने प्रक्रम हुए? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और अगला देखें तो सातवां। तो कुल 7 विभाजन हमने देखे कि एक कोशिका के होंगे तो वो 128 कोशिकाओं में बदल जाएंगे। व्यक्तिगत चयन के लिए सत्य कथन है। जीनोटाइप के आधार पर चयन, बाह्य लक्षणों के आधार पर चयन, संतति के आधार पर चयन और उपरोक्त सभी। साथियों, इसके अंदर हम पाते हैं कि बाह्य लक्षणों के आधार पर जो चयन किया जाता है वो व्यक्तिगत चयन कहलाता है, जिसे हम मास सिलेक्शन भी कहते हैं। शुद्ध जाति के पशु का उसी जाति के पशु के साथ क्रॉस कराना क्या कहलाता है? यदि पशुओं की नस्ल समान रखी जाए। साथियों, ऑप्शन देखें तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग, ग्रेडिंग अप, क्रॉस ब्रीडिंग और इन ब्रीडिंग। इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो होगा सिलेक्टिव ब्रीडिंग। पहला, इनब्रीडिंग क्यों नहीं होगा? अगर ये प्रश्न में ये दिया हुआ आता कि वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं तो हम इसे मानते कि वह प्रश्न में इनब्रीडिंग जवाब होगा। सेलेक्टिव ब्रीडिंग इसलिए कहा जाएगा क्योंकि हम जो पशु प्रजनन नीति के अंदर हम अध्ययन करते हैं कि शुद्ध जाति के पशु का उसी के शुद्ध जाति के पशु के साथ क्रॉस कराया जाता है और सेलेक्टिव ब्रीडिंग की जाती है ताकि वह ब्रीड मेंटेन करे। ग्रेडिंग अप साथियों अवर्गीकृत नस्ल की मादाओं का क्रॉस होता है और क्रॉस ब्रीडिंग के अंदर पशुओं की नस्ल समान नहीं होती। आगे देखें, क्रॉस ब्रीडिंग के अंदर पशुओं की नस्ल समान नहीं होती, वो अलग अलग नस्ल के होते हैं। फ्रेंच मिनी स्ट्रा का व्यास होता है 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 mm, 2.0 mm और 2.0 सेंटीमीटर। साथियों, सेंटीमीटर में तो होने का प्रश्न ही नहीं उठता है, ठीक है। और फ्रेंच मीडियम का 2.8 होता है जबकि मिनी का 2.0 होता है और जो वॉल्यूम होता है वो 0.25 ml आता है। ऊंट में गुणसूत्रों की संख्या होती है। साथियों, ऊंट के अंदर जो गुणसूत्र पाए जाते हैं उनकी संख्या जो होती है वो होती है 76 होती है। ऊंट के अंदर पाए जाने वाले 74 ऊंट के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। 76 किसी भी फार्म एनिमल्स में नहीं मिलते। 78 जो होते हैं वो हम देखते हैं डॉग के अंदर मिलते हैं, क्वेल के अंदर मिलते हैं और फाउल के अंदर मिलते हैं। आगे हम देखें सबसे अच्छी नस्ल के साइलेज का लक्षण है पीएच 4.5 होना, लैक्टिक अम्ल 4%, ब्यूटारिक अम्ल नहीं पाया जाना, उपरोक्त सभी। तो आंसर इसका होगा उपरोक्त सभी क्योंकि ये सभी अच्छी साइलेज के लक्षण के प्रकार है। निम्न में से फीड एडिटिव है जेरेनोल, सोडियम बेंटोनाइट, प्रोबायोटिक, उपरोक्त सभी। साथियों, इस प्रश्न का जवाब होगा उपरोक्त सभी क्योंकि ये सभी फीड एडिटिव का काम करते हैं। 400 किलोग्राम वजन की गाय में प्रतिदिन डायमीटर भोजन की जरूरत होगी 8 से 10 किलो, 800 से 1000 ग्राम, 2 किलो और केवल वजन निर्धारण नहीं किया जा सकता। साथियों, हम ये अच्छे से जानते हैं कि 2 से 2.5 किलोग्राम प्रतिदिन प्रति 100 किलोग्राम वजन गाय के लिए, जबकि 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति 100 किलोग्राम वजन हम देखते हैं भैंस के लिए या क्रॉस ब्रेड एनिमल्स के लिए ड्राई मैटर की रिक्वायरमेंट प्रतिदिन की होती है। इस फार्मूले से हम देखें तो यह आंसर आता है 8 से 10 किलोग्राम। कोलेस्ट्रॉल से मिलने वाले इम्यूनोग्लोबिन हैं। साथियों, ऑप्शन देखें तो आईजीजी, आईजीएम, आईजीए और उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी क्योंकि कोलेस्ट्रॉल में ये सभी प्रकार के इम्यूनोग्लोबिन पाए जाते हैं। जेनेटिक्स शब्द किसने दिया? बैटसन, मेंडल, जोहानसन और स्वानसन। इसका आंसर होगा जोहानसन। वेंडल के कार्यों की पुनर्खोज करने वाले वैज्ञानिकों के लिए सुमेलित है। ध्यान रखें, सुमेलित है। पहला ऑप्शन देखते हैं ह्यूगो डे व्रिस जर्मनी, शेरमार्क ऑस्ट्रेलिया, कार्ल कोरस जर्मनी और मॉर्गन हॉलैंड। साथियों, अब पहला ऑप्शन अगर तय करें ह्यूगो डे व्रिस कहाँ थे तो ह्यूगो डे व्रिस जर्मनी के नहीं थे, वो हॉलैंड के निवासी थे। मैंने कहा था है से है, याद रखें। शेरमार्क कहाँ के थे? वे ऑस्ट्रेलिया के नहीं थे, वे ऑस्ट्रिया के थे। जो वो थे वो ऑस्ट्रिया के थे शेरमार्क, जबकि कार्ल कोरेंस जर्मनी के थे। ये सही आंसर है। और मॉर्गन ने मेंडल के नियमों की पुनर्खोज नहीं करी थी, तो मेंडल ऑप्शन से नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन हम देखें,
खरगोश की खाल का रंग किसका उदाहरण है? पिगमेंट ऑफ कोट का उदाहरण है। तो इसका आंसर होगा प्लोलीजेनी का उदाहरण है, क्योंकि एक जो खाल का रंग होता है वो बहुत सारे जीनों के द्वारा नियंत्रित होता है, इसलिए इसका आंसर पोलीजेनी होगा। उपरोक्त सभी सही नहीं होगा, क्योंकि प्लियोट्रोपी के अंदर हम देखते हैं कि एक ही जीन बहुत सारे लक्षणों को नियंत्रित करता है, तो उसे प्लियोट्रोपी कहते हैं। रक्त समूह एबीओ की खोज करता है कॉरेंस, कैस्टेलो, लैंडस्टीनर, चौथा 2 व 3 दोनों। साथियों, ए बी ओ ब्लड ग्रुप की बात करें तो ओ ब्लड ग्रुप जो खोजा था वो कॉस्टेलो ने खोजा था, जबकि ए और बी ब्लड ग्रुप जो थे वो लैंडस्टीनर ने खोजे थे। इसलिए आंसर होगा 2 व 3 दोनों। बेंडल अपने प्रयोग में किस पादप पर करें? तो साथियों, अपने गार्डन पी जो है वो सामान्य पादप मटर का पाइसम सटाइवम है, उसके ऊपर बेंडल ने प्रयोग किया। अगला प्रश्न हम देखें, द्विसंकर का हम देखें, ए ए बी बी व्यक्तिगत जीनोटाइप युग्मक क्या बनेंगे? अगर ये जीनोटाइप हो तो युग्मक क्या बनेंगे? तो इसके हम युग्मक बनाएं तो हम देखते हैं, पहले ए का कैपिटल बी के साथ बनेगा कॉम्बिनेशन, कैपिटल ए का स्मॉल बी के साथ, इसी तरह से स्मॉल ए का कैपिटल बी के साथ और स्मॉल ए का स्मॉल बी के साथ। तो इस तरह से हम देखते हैं 4 प्रकार के युग्मक बनते हैं। तो यह पृथक्करण के नियम को भी प्रतिपादित करता है। आंसर होगा 4। मेंडल का द्वितीय नियम क्या है? पृथक्करण का नियम, प्रभाविकता का नियम, स्वतंत्र अपव्यय का नियम और बहुजन्य वंशागति का नियम। साथियों, मेंडल के अगर नियम की बात पूछी जाए तो जो हम सामान्य रूप से जो हम सिद्धांत के रूप में अध्ययन करते हैं वो मेंडल के नियम नहीं है। मेंडल का पहला नियम है पृथक्करण का नियम और दूसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यय का नियम, जो कि कार्ल कोरेंट्ज के द्वारा खोजे गए थे। ओ रक्त समूह वाले बच्चे जिसमें पिता का रक्त समूह बी हो तो पिता का जीनोटाइप क्या होगा? साथियों, प्रश्न को बहुत अच्छे से समझना है कि ऐसा पिता जिसके बच्चे का रक्त समूह ओ हो तो उस पिता का जीनोटाइप क्या होगा? चूंकि पिता के जो बच्चा है उसके अंदर रक्त समूह के अंदर ओ आ गया है, इसलिए ये तय है कि उसके ब्लड ग्रुप के अंदर ओ तो होना ही चाहिए। और चूंकि बी ब्लड ग्रुप वाला है इसलिए बी भी होना चाहिए, तभी वह बच्चे के अंदर जो है ओ ब्लड ग्रुप का है तो बच्चे के अंदर ओ कर देगा, और चूंकि स्वयं बी ग्रुप का है तो आई बी जीरो होगा। इस तरह से ये हेट्रोजाइगोट होगा। और जब इसकी मैटिंग ओ ब्लड ग्रुप वाले से या किसी अन्य से होगी तो वह ओ दोनों मिलकर ओ रक्त समूह वाले बच्चे का निर्माण करेंगे, तो इसलिए यह तय है कि यह हेट्रोजाइगोट होगा। दुग्ध स्त्रवण स्तनधारियों में लक्षण है सेक्स लिंक्ड, सेक्स इन्फ्लुएंस, सेक्स लिमिटेड और सेक्स लैक्टेशन ट्रैक्ट है। साथियों, प्रश्न को हम देखें तो यह एक प्रकार का सेक्स लिमिटेड ट्रैक्ट है, क्योंकि यह किसी नर या मादा दोनों में से किसी एक में पाया जाता है। क्योंकि दुग्ध स्त्रवण के जीन मादा और नर दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन इसका जो प्रकट होता है वो केवल मादा में होता है। सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रैक्ट की हम बात कर चुके हैं, जो कि हार्मोन द्वारा कंट्रोल होते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि नर में दाढ़ी मूंछों का आना या नर में गंजापन होना, ये सभी सेक्स इन्फ्लुएंस है। सेक्स लिंक्ड जो है वो है हीमोफीलिया, वर्णांतता इत्यादि। एक्स गुणसूत्र पर मिलने वाले जीन कहलाते हैं सेक्स लिंक, सेक्स इन्फ्लुएंस, सेक्स लिमिटेड और मैटरनल जीन। साथियों, चूंकि एक्स गुणसूत्र पर जो जीन मिलेंगे वो चूंकि लिंग गुणसूत्र है तो उस पर मिलने वाले जीन होंगे, इसलिए वो जो जीन होंगे वो सेक्स लिंक्ड कहलाएंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ड्रोसोफिला में सर्वप्रथम लिंकेज सहलग्नता की खोज किसने करी थी? मॉर्गन, ब्रिजेस, बैटसन पुन्नेट और मेंडल। साथियों, यहाँ पर आंसर होगा बैटसन और पुन्नेट, उन्होंने सबसे पहले खोज करी थी। ब्रिजेस जो वैज्ञानिक हैं जिसे आपने सुना होगा, इन्होंने नॉन डिसजेक्शन की खोज करी थी, जबकि मॉर्गन जो था उन्होंने सबसे पहले जो है इसकी टर्म दी थी, अर्थात ये जो शब्द है लिंकेज वो सबसे पहले मॉर्गन ने दिया था, जबकि ब्रिजेस जो थे उन्होंने नॉन डिसजंक्शन की खोज करी थी, जो कि ड्रोसोफिला के अंदर ही उन्होंने करी थी। क्रोमोसोम का निर्माण होता है डीएनए और पेक्टिन, डीएनए और आरएनए, डीएनए और स्टोन और डीएनए ओनली। साथियों, क्रोमोसोम जो होता है उसके अंदर डीएनए प्रमुख रूप से पाया जाता है। बात रही प्रोटीन, तो प्रोटीन जो होती है वो हिस्टोन प्रोटीन मिलती है, इसलिए ऑप्शन 3 सही होना चाहिए। पैक्टिन जो होती है वो नहीं पाई जाती है, पैक्टिन जो होती है वो सेल वॉल का कंपोनेंट होता है। डी आरएनए जो होता है वो क्रोमोसोम में नहीं मिलते, आरएनए जो होते हैं वो राइबोसोम के ऊपर
पाए जाते हैं? राइबोसोम में पाए जाते हैं। तो आंसर इसका होना चाहिए थर्ड, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। साथ ही इस वीडियो के अंत में जैसा कि आपको लिंक्स नजर आ रहे होंगे, इनसे आप इस पेपर को सॉल्व करने से पहले या पढ़ें इनको आप, ताकि आपको ये प्रश्नों के सारे उत्तर आसानी से और अच्छे से समझ में